पार्वती और आलोकनाथ के दो बेटे होते हैं, रघुवीर और पुष्कर। छोटे भाई रघुवीर की शादी कुसुम से होती है और बड़े भाई पुष्कर की शादी नयनतारा से। अब दोनों भी बेटे शादी के बाद अपनी नौकरियों की शिफ्टिंग के कारण अलग अलग गांव में रहने लगते हैं। जिठानी नयनतारा जो होती है काफी अमीर और देवरानी कुसुम गरीब होती है। वक्त ऐसा आता है कि दोनों देवरानी जिठानी एक ही समय पर गर्भवती हो जाती हैं और दोनों को भी डिलीवरी के लिए एक ही हॉस्पिटल लाया जाता है। दोनों को भी लड़का पैदा होता है और नर्स दोनों के बच्चों को पालने में रखकर हॉस्पिटल रूम से बाहर चली जाती है। तभी देवरानी कुसुम, मेरा बच्चा, अरे वाह, इस कलमुही को भी बेटा ही पैदा हुआ है। इसके बेटे का भविष्य, उसकी जिंदगी तो सेट है, लेकिन मेरा बच्चा, नहीं, मैं इसे अपनी गरीबी का शिकार बनने नहीं दूंगी। इसे एकदम राजकुमार जैसी जिंदगी मिलेगी और वो मुमकिन होगा जब मेरा बच्चा इस नयनतारा के पास जाएगा। ये बहुत अमीर है और ये अपने बच्चे को दुनिया की हर खुशी देगी, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को भी वो सब मिले और इसलिए मुझे ये करना ही होगा। कुसुम अपने बच्चे को पालने से निकालकर बगल में रखे नयनतारा के बच्चे के पालने में डाल देती है और नयनतारा के बच्चे को अपने पालने में डाल देती है और इस तरह वो दोनों बच्चों की अदला बदली कर देती है। मुझे माफ कर देना बच्चा, लेकिन मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ ना, तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। तुम्हें अमीरों वाली जिंदगी मिले इसलिए कर रही हूँ। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें वो जीवन नहीं दे पाएंगे जो तुम्हें नयनतारा और पुष्कर जी के पास रहकर मिलेगा। समय बीत जाता है। नयनतारा और पुष्कर दोनों भी कुसुम के बच्चे को पालते हैं अपना बेटा समझकर। उसका नाम अंशुमान रखा जाता है। वहीं कुसुम और रघुवीर नयनतारा के बच्चे को संभालते हैं और उसका नाम कार्तिक रखा जाता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं। अंशुमन नयनतारा और पुष्कर के यहाँ रहकर अमीरों वाली जिंदगी जीता है। अंशुमन, अंशु बेटा, चलो चलो, ब्रेकफास्ट रेडी है। तुम्हारे फेवरेट पैनकेक्स बनाए आज और नूडल्स भी। ये थैंक यू मम्मा। ये लो अंशु बेटा, तुम्हारे लिए गिफ्ट। तुमने पूरे स्कूल में ही नहीं बल्कि राजकोट के सभी हाई स्कूल्स में से फर्स्ट टॉप किया है। नंबर 1 ग्रेड से पास हुआ है हमारा बच्चा नयनतारा। क्या सच? अरे वाह, मेरा शाबाश होनहार बच्चा। बहुत खूब बेटा, ऐसे ही पढ़ो लिखो और बहुत तरक्की करो। थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा। अंशुमन नयनतारा और पुष्कर के सीने से लग जाता है और ये सब कुसुम घर के बाहर की खिड़की से देख रही होती है। किसी की नजर ना लगे मेरे बच्चे को। देखो तो, इतने बड़े महल जैसे घर में नवाबों की तरह रह रहा है। राजकोट की सबसे बड़ी स्कूल में पढ़कर टॉप भी किया। भगवान जी, मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे। थु 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 थु। कुसुम बाहरी दुनिया से छुप छुप कर अंशुमन की खबर रखती और दूसरी तरफ वो जिठानी नयनतारा के बच्चे कार्तिक के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती। उसकी पढ़ाई लिखाई भी उसने बंद करवा दी और उसे जिठानी नयनतारा की यहाँ काम करने भी भेजने लगी। माई, मुझे भूख लगी है। मुझे भी गर्मा गर्म फुलके बनाकर दो ना, जैसे आप और बाबा खाते हो रात में। चुप कर, जा यहाँ से। जल्दी से काम पर जा और पैसे लेकर आ, फिर ही तुझे खाना दूंगी। बेचारा कार्तिक बिना कुछ खाए ही जिठानी नयनतारा के यहाँ नौकरों वाले काम करने जाता है। उसके जाने के बाद रघुवीर कुसुम पर चिल्ला पड़ता है। कुसुम, तुम्हें जरा भी अंदाज है तुम ये क्या कर रही हो? अगर किसी दिन ये राज सामने आया ना कि कार्तिक नयनतारा भाभी और पुष्कर भाई का बेटा है और अंशुमन हमारा बेटा है, तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और ये जो तुम कार्तिक को वहां काम पर भेजती हो ना, बहुत बहुत गलत करती हो। ओ पति बाबू, तुम तो चुप ही रहो। ये सब जो मैंने रायता फैलाया है ना, इस सब की वजह भी तुम ही हो। अगर तुम पैसे वाले होते, अच्छी नौकरी कर रहे होते, तो मैं अपने बेटे को अपने आप से अलग क्यों करती? तो इसका मतलब तुम उसके साथ अत्याचार करोगी? इतने अत्याचार? अरे तुम उसकी सगी चाची हो। मैं उसके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं, नए कपड़े लाऊं, तो तुम तुरंत फेंक देती हो। इतनी नफरत क्यों करती हो उससे? चुप रहो तुम। जिठानी जी को ये नहीं पता कि वो कार्तिक उनका बेटा है और उन्हें ये भी नहीं पता कि वो हमारे साथ रहता है।
और ना ही उसे पता है कि वो दोनों हमारे रिश्तेदार हैं। ठीक है, तो अगर किसी दिन नयनतारा भाभी ने कार्तिक की तस्वीर देख ली तो, और माँ और पापा उन्होंने नयनतारा भाभी और पुष्कर भाई को कार्तिक, तुम्हारी और मेरी तस्वीर दिखा दी तो नयनतारा भाभी को पता चल जाएगा कि उन्होंने जिसे नौकरी पर रखा है वो उनकी देवरानी का ही बेटा है। रघुवीर, अब ना अपनी बातों पर पूर्ण विराम लगा दो कृपा करके, जो होगा देखा जाएगा। कार्तिक नयनतारा के बड़े घर जाकर काम करता और नयनतारा उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आती। कार्तिक बेटा, तुम थक गए होगे, आंगन की सफाई बाद में कर देना। आओ हमारे साथ नाश्ता करो, पकोड़े बनाए हैं मस्त। नहीं नहीं सेठानी जी, मुझे भूख नहीं है। बेटा कार्तिक, हमें अच्छे से पता है कि तुम्हें कितनी भूख लगी है। चलो आ जाओ खाने के लिए। हाँ ब्रो, चलो आ जाओ। कार्तिक उन सब के साथ पेट भर के खाना खाता है। ऐसे ही ये सिलसिला जारी रहता है। लेकिन जब कुसुम को पता चलता है कि कार्तिक और अंशुमन की दोस्ती गहरी होती जा रही है, तब वो कार्तिक को बहुत चिल्लाती है। आइंदा से उस लड़के से बात भी की ना तो तेरी जुबान खींच लूंगी। वो एक बड़े घर का बेटा है, तू जैसा नौकर ऐसे अमीर लड़कों से दोस्ती नहीं कर सकता। लेकिन कुसुम। आप तो चुप ही रहिए। और सुन ले, आइंदा से अगर उससे मिला ना तो गरम चिमटे से तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। सिंघानिया जी की कोठी है ना, उनकी यहाँ भेजूंगी काम पर तुम्हें। लेकिन माई मुझे भी पढ़ना लिखना है, स्कूल जाना है। आप और बाबा इतने अच्छे कपड़े पहनते हो और मुझे ये फटे पुराने कपड़े। हम बाबा मेरे लिए जो कुछ भी खाने या पहनने के लिए लाते हैं उसे भी आप फेंक देती हो या फिर जला देती हो। ऐसा क्यों माई? मैं तो आपका ही बेटा हूं ना, तो इतनी नाइंसाफी क्यों माई? माई बोलो ना माई। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। जा जाकर चूल्हा और पक्की लाना। कच्ची लकड़ी लेकर आया ना तो तुझे भी कच्चा खाने को दूंगी, समझा? ठीक है माई। कार्तिक बेचारा जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने जाता। रघुवीर को अपने भाई के बेटे का ये हाल देखकर अच्छा तो नहीं लगता और इसीलिए तब से वो कार्तिक को बाहर ही बाहर ढाबे पे खाना खिलाने के लिए लेकर जाता, उद्यान में खेलने के लिए लेके जाता और तो और उसे वो बाहर ही बाहर एक पढ़ाई का क्लास भी लगवा देता है। बाबा धन्यवाद मुझे इतना प्यार देने के लिए। लेकिन बाबा एक सवाल पूछूं? पूछना लल्ला। माई मेरे साथ इतनी कठोरता और निर्दयता से क्यों पेश आती है? क्या मैं उनका बच्चा नहीं हूं? ये सुनकर रघुवीर एक पल के लिए घबरा जाता है। ऐसी बात नहीं है बेटा, तू हमारा ही बेटा है। वो बस थोड़े से गुस्से स्वभाव की है ना तेरी माई, इसीलिए। फिर एक दिन जब कुसुम को पता चलता है कि अंशुमन का एक्सीडेंट हो गया है, तब मेरा बच्चा, उसका एक्सीडेंट? नहीं, मैं अभी उसे देखने जाती हूँ। कार्तिक भी वहां नहीं रहेगा, वो अब तक काम से लौट आएगा। हाँ, यही सही रहेगा। कुसुम भागते हुए नयनतारा और पुष्कर के घर जाती है अंशुमन को देखने के लिए। अरे कुसुम, तुम इतने सालों बाद कैसे हो तुम? रघुवीर और तुम्हारा बेटा वो कैसा है? उसका नाम भी कार्तिक है ना? मेरे घर पर भी कार्तिक नाम का एक लड़का काम करने आता है। बेचारा बहुत गरीब है, उसके शरीर पर मार के निशान भी है। उसकी माई उसे बहुत मारती है शायद। लेकिन मैंने सुना कि आपके बेटे अंशु का अकस्मात हो गया है, वो स्कूल के पियून ने बोला मुझे। नहीं तो कुसुम, वो अंशुमन नहीं आयुष्मान का एक्सीडेंट हुआ है। अंशु तो अपने कमरे में खेल रहा है। तभी ये जानकर कुसुम की जान में जान आती है और वहां पर अंशुमन और कार्तिक आते हैं। कार्तिक कुसुम को देखकर कहता है, माई आप यहाँ? ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। कुसुम भी घबरा जाती है। माई, कुसुम, ये तुम्हारा बेटा है? तभी वहां रघुवीर आता है और सबको सच्चाई बताता है। नहीं भाभी, ये कार्तिक आपका और पुष्कर भाई का बेटा है। रघुवीर, नहीं कुसुम, आज मुझे बोलने दो, बहुत हुआ तुम्हारा। मैं कार्तिक की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। नयनतारा भाभी, पुष्कर भाई,
बचपन में ही हॉस्पिटल में कुसुम ने अंशुमन को और कार्तिक को पालने में से ही अदला बदली कर दिया था, ताकि हमारे बेटे अंशुमन को अमीरों वाली जिंदगी मिले आपके पास। मैं ये सब जानती हूँ। क्या? हाँ, जब कुसुम बच्चों की अदला बदली कर रही थी तभी नयनतारा की आंखें खुली थी और उसने सब देख लिया था। और फिर बाद में उसने मुझे ये सब बताया और फिर मैंने कुसुम के बच्चे को फिर से उसके पालने में रख दिया और हमारे बच्चे को कुसुम के पालने में से ले लिया। हमें आज तक लगा था कि ये बात तुम दोनों को पता है, क्योंकि हमने डॉक्टर और नर्स को ये सब बताने के लिए आपसे कहा था। हम अपने मुंह से ये बात आपको नहीं बताना चाहते थे ताकि क्लेश ना हो। हे भगवान, मतलब कुसुम, तुमने ये सारा जुल्म अपने इकलौते बच्चे पर ही किया। ओह माय गॉड। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने ही बच्चे के साथ। माई, आपको लगा मैं बड़ी चाची का बेटा हूँ, लेकिन मैं तो आपका ही लड्डू गोपाल था। आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया माई। क्यों किया ऐसा मेरे साथ? कुसुम कार्तिक को कस के अपने सीने से लगाती है और रोती है। ना बच्चा ना, मुझे माफ कर दे, मैं गलत थी। अब से मैं तेरा खूब अच्छे से ख्याल रखूंगी। अपनी माई को माफ कर दे बच्चा। नहीं, आपकी गैर मौजूदगी में भी चाची ने मेरा एक माँ की तरह ख्याल रखा। आप जैसी निर्दयी औरत, निर्दयी माँ के साथ मैं नहीं रहना चाहता। जाइए, मेरी नजरों से कोसों दूर चले जाइए। लानत है तुम पर कुसुम। अब से कार्तिक भी हमारी ही संतान है। मैं इसका जीवन भर ख्याल रखूंगी, देव की ना से, लेकिन इसकी यशोदा माँ बनकर, और मैं इसका नंद बाबा बनकर। कुसुम को अपनी गलती की सजा मिल जाती है और उसके इस कदम से उसकी संतान उसे नकारती है। अब वो उम्र भर इस बात से खुश रहती है कि उसका बेटा जिठानी के पास राजकुमारों की तरह रहता है, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द और गम उसे इस बात का रहता कि उसका बेटा उससे नफरत करता है। साक्षी की नई नई शादी हुई थी और हर लड़की की तरह उसके भी कुछ सुहाने सपने थे। पति के साथ घूमने के, पति के साथ वक्त बिताने के, एक दूसरे के बारे में जानने के। पर कहीं ना कहीं उन सपनों पे ससुराल की हकीकत भारी पड़ती नजर आ रही थी। ससुराल की जिम्मेदारियों में उलझते उलझते साक्षी और मिहिर एक दूसरे को वक्त ही नहीं दे पा रहे थे। मैं तो सज गई रे सजना के लिए, ला 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 ला। आज तो तुम कहर बरसा रही हो मेरी जान। तुम्हें देखता हूँ तो सोचता हूँ कि कितना लकी हूँ मैं कि तुम जैसी इतनी प्यारी बीवी मिली है। दिल करता है तुम्हें गले लगा लो और कहीं जाने ना दूं। तो लगा लो, किसने रोका है? भाग तो नहीं जाओगी ना? नहीं बाबा नहीं। मिहिर और साक्षी के कुछ प्यारे से पल चल ही रहे थे कि अचानक जिठानी का बेटा गोलू बीच में आ जाता है। चाची चाची, चलो ना हम आइसक्रीम खाने चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। गोलू बेटा, हम बाद में चलते हैं। हाँ, अभी मैं चाचू के साथ बिजी हूँ ना। अरे चलो ना चाची, आपने प्रॉमिस किया था आप चलोगी, चलो ना। अरे गोलू बेटा, अभी मुझे चाचे के साथ कुछ बात करनी है, तुम बाद में चले जाना। क्या बात करनी है? मैं खड़ा हूँ यहाँ, चलो कर लो बात। हे भगवान, जाओ ले जाओ अपनी चाची को, जाओ। गोलू साक्षी को जबरदस्ती वहां से ले जाता है और बेचारा मिहिर पीछे साक्षी के लिए तड़पता रहता है। मिहिर और साक्षी कोशिश करते कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताए, पर इनके घर वाले ये बात समझे तब ना। एक रोज यूं ही मिहिर ने साक्षी के साथ बाहर पिक्चर देखने का प्लान बनाया, जिससे वो साक्षी के साथ कुछ वक्त रोमांटिक फिल्म देखते गुजार सके। वो रसोई में आता है जहां साक्षी खाना बना रही थी। शाहरुख की फिल्म है, एकदम रोमांटिक, बस तुम और मैं हाथों में हाथ डाले एक दूसरे को पॉपकॉर्न खिलाते हुए पिक्चर देखेंगे। मुझे ना शाहरुख बहुत पसंद है।
और मैं, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है बेगम? आप तो शाहरुख से भी ज्यादा हैंडसम है जी। अच्छा जी, शाम को जल्दी तैयार हो जाना, 7 बजे की मूवी है, ठीक है? तभी पीछे से छोटी बहन आ जाती है। कौन सी मूवी पे जा रहे हैं भैया? अब शाहरुख की फिल्म है। क्या? मैं भी चलूंगी आपके साथ, मुझे तो कब से ये फिल्म देखनी थी। गोलू को भी साथ में लेकर चलेंगी, बड़ा मजा आएगा। अरे मेरी बात तो सुन, तू अपनी सहेलियों के साथ क्यों नहीं चली जाती? उनके साथ भी मजा आएगा, हमारे साथ तो बोर हो जाएगी तू। अरे कोई बोर नहीं होंगी मैं, भाभी और मेरी बहुत अच्छी जमती है ना भाभी? हाँ, तो मेरी और गोलू की टिकट भी करवा देना भैया, हम दोनों भी आएंगे साथ में। मिहिर और साक्षी जब जब एक दूसरे के करीब आने के मौके ढूंढते, तब तब कोई ना कोई परिवार का सदस्य उनके बीच आ ही जाता। इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया कि वो बाहर कहीं घूमने जाएंगे, जिससे कोई भी उनके बीच ना आ सके। मिहिर अपने माता पिता से इजाजत मांगने आता है कि वो कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। हाँ पापा, जयपुर जाने का सोच रहे हैं हम, थोड़ा बहुत घूम आएंगे इसी बहाने। साक्षी का भी बड़ा मन है जयपुर जाने का। अरे ये तो बढ़िया बात है, घूमो घूमो, यही तो उम्र है घूमने की। नई नई शादी हुई है, घूमना भी चाहिए साथ में। अरे सही तो कह रहे तुम्हारे पापा जी, जाओ जाओ बेटा घूमने। जयपुर में तो हमारी चचेरी बहन भी रहती है, हम भी वहाँ कितने सालों से नहीं गए। ए जी, हम क्या कह रहे हैं कि हम दोनों भी साथ चल लेते हैं जयपुर, है? हमारी बहन से मिलना भी हो जाएगा। अरे ये तो बढ़िया विचार है आपका, हमें भी काफी दिन हो गए कहीं गए हुए। तुम्हारा क्या कहना है मिहिर इस बारे में? बात तो सही है, पर पापा वहाँ जयपुर में ठंड होगी इस वक्त, आप दोनों से सहन नहीं हो पाएगी। हम तो कहते हैं आप अगले महीने चले जाइएगा जयपुर। हमारा क्या है, हम तो जवान हैं, हम एडजस्ट कर लेंगे। अरे हमको कोई ठंड वंड नहीं लगती, हम चारों चलेंगे, बस ये तय रहा। अरे बहू को भी तो हमारी चचेरी बहन से मिलवाना है कि नहीं? तुम टिकट करवा लो इस महीने की। जी। हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? जब भी साक्षी के करीब आने की ट्राई करता हूँ, साला कोई ना कोई बीच में घुस जाता है। हे बाके बिहारी, कब हमारी नैया पार लग पाएगी? एक तरफ मिहिर ये कोशिश में था कि उसे कुछ फुर्सत के पल अपनी बीवी के साथ मिल जाए, वहीं साक्षी का पूरा वक्त घर वालों की देखभाल और काम में गुजरता था। इसलिए आज उसने सोचा कि वो मिहिर के लिए कुछ स्पेशल बनाएगी और उसे सरप्राइज देगी। साक्षी किचन में केक बना रही थी मिहिर के लिए। आज तो उन्हें सरप्राइज दूंगी, कमरे में फूल बिछा दूंगी और ये केक ले जाऊंगी। कितने खुश हो जाएंगे मिहिर ये सब देखकर। हमें तो अभी से इतनी खुशी हो रही है उस बारे में सोच सोच के, जब मिहिर ये केक अपने हाथों से काटेंगी। साक्षी हार्ट शेप का केक बड़े प्यार से मिहिर के लिए बनाकर उसे फ्रिज में रखकर कमरे में फूल बिछाने चली जाती है और कमरे को लाल गुलाबों से अच्छे से सजाती है। ये मोमबत्ती भी यहीं रख देती हूँ, मिहिर जब केक काटेंगे तो जला दूंगी और हम दोनों ढेर सारी सेल्फीज भी ले लेंगे। साक्षी कमरा सजाने के बाद जब बाहर आती है तो देखती है कि सब लोग उस केक को काट चुके हैं और खा रहे हैं। तो वो जोर से चिल्लाती है और कहती है, ये आपने क्या किया? किसने कहा था केक खाने को? तुमने हम सबके लिए ही तो बनाया था ना केक बहू। हाँ चाची, केक तो बहुत यम्मी है, मजा आ गया केक खाकर। सबकी बातें चल ही रही थी। मिहिर भी आ जाता है ऑफिस से। आप लोगों को पूछना तो चाहिए था कि मैंने केक किसके लिए बनाया है। मैंने कितनी मेहनत से ये केक मिहिर के लिए बनाया था, उनके लिए सरप्राइज प्लान बनाया था, आप लोगों ने सब खराब कर दिया। आप लोग क्यों नहीं समझते कि पति पत्नी को भी अपना समय मिलना चाहिए, उनके भी अपने सपने होते हैं। साक्षी बिल्कुल ठीक कह रही है, हम दोनों की जब से शादी हुई है, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हमें एक दूसरे के साथ समय ही नहीं मिलता। अब हम इस घर में नहीं रह सकते, हम अलग रहना चाहते हैं। चलो साक्षी। ये तुम दोनों क्या कह रहे हो? हमने कभी तुम्हें रोका है किसी चीज के लिए? और इस तरह घर छोड़कर जाना, तुम दोनों हम सबको छोड़कर अलग रहोगे। अब इस उम्र में अपने माँ बाप को अकेला छोड़ दोगे? इन सब की बातें सुनकर
साक्षी की जेठानी सबको समझाते हुए कहती है, आपको बहू और बेटा छोड़कर जा रहे हैं तो बुरा लग रहा है माँ जी। हम हर बार छोटों को ही क्यों कसूरवार मानते हैं? कभी ये क्यों नहीं समझते कि बड़ों से भी गलतियां हो जाती हैं? जितना हक आपका अपने बेटे पर है, उतना ही हक साक्षी का भी मेहर पर है। अक्सर जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है कि पति पत्नी को एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं मिलता। फिर बात जब अलग रहने की आती है तो हम बेटे बहुओं को ही कसूरवार मानते हैं। अब आप ही बताइए, मैं सही बोल रही हूँ या नहीं माँ जी? तो बिल्कुल सही कह रही है बड़ी बहू, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मिहिर, साक्षी, हम आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि तुम दोनों को एक दूसरे के लिए वक्त मिल पाए और हम उसमें कबाब में हड्डी ना बने। हमें भी माफ कर दीजिए माँ जी, हमने घर छोड़ने की बात कही, ऐसा दोबारा नहीं होगा। अब जाओ देवर जी, मेरी देवरानी को पानी पूरी खिलाकर लाओ। जाओ जाओ जल्दी। ठीक है भाभी। नेहा की सास रीटा एक बड़े घर की लड़की थी, लेकिन किसी कारण से शादी नेहा के ससुर से हो जाती है। लेकिन सास का वो बड़े घर के ताने वाला सिलसिला नहीं रुकता। अरे एक मेरा मायका था, राशन इतने बड़े बड़े कंटेनर में भरे रहते थे कि सीढ़ी लगाकर राशन निकालना पड़ता था। और यहाँ पर माँ जी, तब घर भी तो बड़े होते थे ना। अब इतने बड़े बड़े स्टोर करने वाले कंटेनर हम रखेंगे भी कहाँ? अरे बेटा, तेरी सास जमींदार की बेटी थी, हम लोगों का शहर में अच्छा काम चलता था। इसकी माँ अपनी बेटी को किसी तरह शहर में ब्याहना चाहती थी कि आने वाली जनरेशन पढ़ी लिखी निकले, तो ये मेरे पल्ले पड़ गई। अरे बस करो जी, काम अच्छा चलता था या फिर झूठ बोला? अरे दिल्ली का मकान देखकर मेरे पापा फिसल गए, लेकिन क्या पता था कि उस मकान के भी 10 हिस्से होने थे। अच्छा अच्छा, चलिए ये सब छोड़िए, मैं खाना लगा देती हूँ। वो क्या है ना, मुझे मुन्ना को भी पढ़ाना है। सभी खाना खा लेते हैं। बहू अपने कमरे में बच्ची को पढ़ाने बैठ जाती है, लेकिन कान में सास की धीरे धीरे आवाज़ आ ही रही होती है। क्या हो गया माँ, ऐसे कान लगाकर क्या सुनने की कोशिश कर रही हो? अरे कुछ नहीं, तू ज़रा पढ़ने में ध्यान दे, मैं अभी आती हूँ। नेहा दरवाजे में कान लगा लेती है कि आखिर सास बोल क्या रही है। अरे मेरी शादी में तो हाथी और घोड़े से स्वागत किया गया था आप लोगों का, याद है? कितने शाही अंदाज में चांदी के बर्तनों में खाना परोसा गया था। बहू लोगों के मायके वालों ने तो पत्तल में पूठी सब्जी खिलाकर चलता कर दिया। तभी वहां नेहा का पति आ जाता है। माँ कैसी बात कर रही हो? उन लोगों ने सही फैसला किया। जो पैसा शादी में फिजूल खर्ची में लगना था, उससे हम लोगों को ये बड़ा फ्लैट बुक करवा कर दिया, वरना पड़ी रहती तो मुझसे एक कमरे के मकान में। और तो और नेहा ने भी माँ कहाँ कोई शौक रखा है शादी के बाद से, देखो ना। नेहा पति की बात सुनकर मुस्कुराती है कि चलो कोई तो है जो उसे समझ रहा है। हाँ, तो शौक तो शाही और बड़े घराने के लोगों के ही होते हैं ना कि एक छोटे से सरकारी नौकरी करने वाली बेटी के। मेरे पिता जमींदार थे, जमींदार। सभी सास को सुनते हैं, कर भी क्या सकते हैं। कैसे समझाते हैं कि ना तो अब कोई ज़मींदार रहा ना ज़मींदारी, अब तो बस मेहनत करो, पैसे कमाओ और 2 वक्त की रोटी सुकून से खाओ। पति कमरे में आता है जहाँ नेहा बच्चे को पढ़ाने बैठी होती है। अरे यार नेहा, दादी आने वाली हैं, मैं तो नीचे माँ को बताना ही भूल गया। क्यों, क्या हो गया? पापा भी होंगे ना, नीचे जाओ और अब बता दो। अरे यार मैं थक गया हूँ, आते ही माँ की चिक चिक भूल ही गया। जाओ तुम ही बता दो। नेहा सास ससुर के पास जाती है और कहती है, पिताजी वो दादी आ रही हैं, ये कह रहे थे। अरे वाह, माँ को आए बहुत दिन हो गए हैं। पिछली बार तो क्या हुआ था पिताजी पिछली बार? अरे हुआ क्या था, मैं बड़े घर की हूँ ना, ये बात उनसे सहन नहीं होती। अरे जलती है मुझसे, जलन के मारे आती जाती भी नहीं, जेठ जी के घर ही रहती है ज्यादातर। उम्मीद बहुत होती है ना लोगों को। अरे चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है बहू, माँ को तो बस 2 रोटी वक्त पर चाहिए और कुछ नहीं। अगले दिन दादी सास आ जाती है और बहू के सर पर पल्ला चढ़ जाता है। ये पल्ला ना रख मेरी सास से,
जब मैंने नहीं किया तो तू क्यों कर रही है? माँ जी, वो आपकी भी सास है तो इज्जत तो रखनी पड़ेगी ना। अरे बहू, पोते का मुंह तो दिखा। बहुत किस्मत वाली हूँ मैं। किस्मत वाला तो मुन्ना है माँ जी। वैसे वो आता ही होगा, स्कूल गया है। मैं तब तक आपका खाना लगा देती हूँ। हाँ हाँ, लगा दे इनका खाना। वहाँ तो जेठानी जी पूछती तक नहीं है। वैसे साथ नहीं आई, अकेली बुढ़िया को ही भेज दिया। तू ना अपना मुंह बंद ही रखे तो अच्छा रहेगा। बाकी तेरे कर्म तो है नहीं कि तेरे घर कोई आए। वो तो पर पोते का मुंह देखे बिना मरना नहीं चाहती थी मैं, वरना मैं तो यहाँ कभी ना आती। वो लोग भी मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। अरे माँ जी, आप खाना खा लीजिए ना। तू जैसी भी है, लेकिन तेरी बहू अच्छी है रीटा। कम से कम तेवर तो तेरे जैसे नहीं है। हमें तो परेशान किया, लेकिन इस बच्चे को परेशान ना करना। हाँ हाँ, ये तो अच्छी लगेगी ही। ये भी आप लोगों की तरह भिखारी फैमिली से है। बाप इसका आपके पति की तरह छोटी मोटी सरकारी नौकरी करता है। तो इसकी भी सोच तो वही गरीबों वाली होनी है। अरे रीटा, बस करो, मत बोलो ज्यादा। अरे अपनी माँ को तो कुछ कह नहीं रहे। चाहिए इन्हें अमीर घर की लड़की, पैसे वाली, बड़े घर की। पर सोच। बेटा, खाना पीना तो तू रहने दे। मुझे बस पर पोते के स्कूल ले चल, वहीं से उसका चेहरा देखकर बस पकड़ा दे ग्वालियर की। नेहा अपनी सास की बात सुन रही थी। वो ससुर जी को अंदर बुलाती है। क्या हुआ बहू? देखो, तुम ना सास की बात का बुरा ना मानो, वो ऐसी ही है। बड़े घर से आई है ना, तो थोड़ा बोली में रौब रहता ही है। मैं समझा दूंगा उसे। नहीं नहीं पिताजी, मुझे पता है कि माँ जी ऐसी ही है और आप भी कुछ नहीं कर सकते। ससुर को नेहा की बात बुरी लगती है। अरे क्यों नहीं कर सकता? मैं सब कर सकता हूँ। पिताजी बुरा मत मानिए, लेकिन जो बेटा अपनी माँ की बेइज्जती अपनी बीवी से होती देख सकता है और माँ के लिए बीवी को कुछ ना कहे, वो बहू के लिए तो बीवी को भी कभी कुछ नहीं कह सकता। माना हम लोग माँ जी जितने बड़े घर से नहीं, लेकिन संस्कार माँ जी के घर से कहीं ज्यादा है। तभी वहाँ नेहा का पति भी आ जाता है। पिताजी, अब वक्त आ गया है कि आप माँ को कड़े शब्दों में बोले। आप अपनी माँ की बेइज्जती देख सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बीवी की बेवजह बेइज्जती नहीं देख सकता। बेटा नेहा के साथ अपना सामान पैक करके दादी के पास जाता है। दादी, चल, अब हम लोग अलग रहेंगे, जहाँ छोटे लोग रहते हैं। बड़े घर के लोगों के साथ रहने की हम लोगों की औकात नहीं है ना। अरे नहीं नहीं बेटा, कहाँ जा रहा है तू? मैं कैसे रहूँगा बेटे, बहू और पोते के बिना? और बेटा, तेरी कमाई से ही तो घर चलता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? चुप कर। तुम्हारे कारण ही मैंने बहुत कुछ झेला है। मेरी माँ की बेइज्जती, बेटा बहू घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। मेरा पोता, जिसकी शक्ल देखकर मेरा दिन शुरू होता है, वो भी आज जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ रहकर? चलो, मैं भी चलता हूँ। अरे तुम सब क्यों जाओगे? इस रीटा को भेज दो ना अपने घर वापस। बड़े घर की है ना, जमींदार। जाए वहीं करे जमींदारी। हाँ माँ, जो काम मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, वो मैं आज कर रहा हूँ। रीटा तो सुनते ही परेशान हो जाती है। मैं कहीं नहीं जाने वाली। क्यों? जब ये घर तेरे लेवल का नहीं है तो क्यों यहाँ रहना? ना मैं तेरे लायक, ना तेरी बहू। तू जा और वहीं रह अपने भाइयों के पास, बड़े लोगों के साथ। रीटा देखती है कि अब उसकी तरफ से कोई खड़ा नहीं हो रहा है, तो वो जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दो, अब से कुछ नहीं कहूँगी। मेरी कोई जमींदारी नहीं रही। अरे वो तो बहुत पहले की बात है। हाँ माँ जी, तो जो चीज़ नहीं रही उस पर घमंड कब तक? माना मैं गरीब घर की हूँ, लेकिन संस्कारों के मामले में किसी बड़े घर से कम नहीं। गुप्ता जी के घर में नया नया किराएदार रहने के लिए आया था।
गुप्ता जी ने कुछ ही दिन पहले अपने मकान के ऊपरी हिस्से में किराए के लिए 2 नए कमरे बनवाए थे। वो चाहते थे कि कोई अच्छा सा किराएदार वहां पर रहने के लिए आ जाए। कुछ दिनों के बाद एक आदमी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वहां पर आता है। साहब, मैंने सुना है आपके यहाँ किराए से मकान खाली है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ऊपरी मंजिल पर 2 कमरे बनवाए हैं। ये मेरी पत्नी है कीर्ति और मेरे दोनों बच्चे। हम चारों ही रहेंगे, बस छोटा सा परिवार है। अरे हाँ, बिल्कुल। हमें भी कोई ऐसा ही किराएदार चाहिए था जो अपने परिवार के साथ यहाँ रहे। आपका घर तो बहुत अच्छा है। किराया कितना है? अरे ज्यादा नहीं, बस 12,000। 12,000? 12,000 तो बहुत ज्यादा है। अभी पास वाली गली में 10,000 में इससे भी अच्छा मकान खाली है। और देखिए भाई साहब, मैं तो 12,000 में ही दूंगा। अब जैसी मर्जी आपकी। अरे गुप्ता जी, कुछ पैसे तो कम कर दीजिए। ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो 11,000 में बात पक्की करें। चलिए ठीक है। केशव अपनी पत्नी कीर्ति और दोनों बच्चों के साथ गुप्ता जी के यहाँ रहने के लिए आ जाता है। एक दिन केशव के बच्चे छत पर खेल रहे थे। अरे कितना शोर मचा रखा है तुम्हारे बच्चों ने, बहुत शैतान है। कितना खेलते हैं भाई। भाई साहब, अब बच्चे घर में रहेंगे तो खेलेंगे ना, उन्हें मना तो नहीं कर सकते। अरे पर इतनी जोर जोर से कूद रहे हैं आपके बच्चे, मेरा तो सर में दर्द होने लगा है। नीचे कितनी आवाजें आती हैं, थोड़ा तो ख्याल कीजिए। ठीक है भाई साहब, मैं बच्चों को मना कर देती हूँ, लेकिन इस तरह बार बार टोका टोकी करना अच्छी बात नहीं है। कुछ दिनों के बाद अरे केशव जी, पैसों की जरूरत थी, किराया दे देते तो अच्छा रहता। गुप्ता जी, लेकिन आज तो 20 तारीख ही हुई है। किराया तो मैं आपको महीने के आखिर में ही दूंगा। अरे ये भला क्या बात हुई? जैसे 10 दिन बाद देंगे वैसे अभी दे दीजिए। लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है ना। अरे 10 दिन में आपका क्या बिगड़ जाएगा? मुझे जरा पैसों की जरूरत थी, इसलिए आपसे मांग रहा था। लेकिन गुप्ता जी, किराया तो महीना पूरा होने पर ही देते हैं, फिर आप 10 दिन पहले मांग क्यों रहे हैं? बड़े ही कंजूस किस्म के आदमी है भाई साहब आप। किराया देने में इतनी आनाकानी क्यों करते हैं? अरे बड़े अजीब है आप। जब मैं कह रहा हूँ कि महीना खत्म होने पर आपके पैसे दे दूंगा तो बेकार की बहस क्यों कर रहे हैं? जरूरत के समय जो काम ना आए वो इंसान ही कैसा। भाई साहब, यहाँ बात जरूरत की नहीं, अभी मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, जब आ जाए तब दे दीजिएगा, चलता हूँ मैं। गुप्ता जी के जाने के बाद लगता है हम बहुत गलत आदमी के घर रह रहे हैं। बात बात पर झगड़ा करता है, कुछ समझ में नहीं आता। अरे कोई बात नहीं, मकान मालिक होते ही ऐसे हैं। तुम परेशान मत हो, बस इनसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों के बाद अरे केशव जी, मैं सोच रहा था थोड़ा किराया बढ़ा देता हूँ। लेकिन अभी तो हमें रहते हुए सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं। 3 महीने में कौन किराया बढ़ाता है? देखिए, मुझे तो किराया बढ़ाना है, आपको रहना है तो रहिए, वरना घर खाली कर दीजिए। अरे पर इतनी जल्दी मैं नया घर कहाँ से ढूंढूंगा? एक तो वैसे ही आपके बच्चे इतना शोर मचाते हैं, जीना मुश्किल करके रखा है। ऊपर से किराया बढ़ाने पर आप नाराज हो जाते हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? लेकिन गुप्ता जी, 1 साल रहने के बाद ही किराया बढ़ाया जा सकता है, नियम भी यही कहता है। मैं किसी नियम को नहीं मानता, आपको चेतावनी दे रहा हूँ। या तो अगले महीने का किराया बढ़ाकर दीजिए या फिर घर खाली कर दीजिए। गुप्ता जी के जाने के बाद कीर्ति ने नाराज होते हुए अपने पति केशव से कहा, मैं आपको पहले ही कह रही थी, यह आदमी बहुत ही कंजूस और झगड़ालू किस्म का है, हमें यहाँ घर लेना ही नहीं चाहिए था। लेकिन कीर्ति, मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि गुप्ता जी हमें इतना ज्यादा परेशान करेंगे। महीना पूरा होने पर केशव गुप्ता जी को किराया देने गया। ये लीजिए गुप्ता जी, मैं आपको पैसे बढ़ाकर किराया दे रहा हूँ, लेकिन ऊपर जाने वाली सीढ़ियों में से एक सीढ़ी जरा सी टूट गई है। अगर उसकी मरम्मत करवा देते तो बहुत अच्छा होता। भला मैं क्यों उसके मरम्मत करवाऊं? उस सीढ़ी का उपयोग तो आप ही लोग करते हैं ना, आप ही करवाइए।
लेकिन गुप्ता जी, ये मकान आपका है और यहाँ पर होने वाली किसी भी तरह की टूट फूट तो आप ही सही करवाएंगे ना। अरे कैसी बात करते हैं आप यहाँ रहते हैं और ये सीढ़ियाँ आपके हिस्से में आती है, तो ये तो आप ही को ठीक करवाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अगले दिन गुप्ता जी किसी काम से छत पर जा रहे थे। टूटी हुई सीढ़ी पर पैर पड़ने से वो फिसल गए और उनको चोट लग गई। केशव और कीर्ति उनकी तबीयत पूछने के लिए उनके पास गए। अरे क्या हुआ गुप्ता जी, आपको चोट कैसे लग गई? मैं सब जानता हूँ, यह तुम्हारी चाल है। तुमने जानबूझकर उस सीढ़ी को इस तरह तोड़कर मुझे चोट लगवा दी। अरे गुप्ता जी, इसमें हमारी क्या गलती है? सीढ़ी तो पहले से ही टूटी हुई थी। आपके बच्चे दिन रात वहाँ धमा चौकड़ी मचाते हैं और इसीलिए वो सीढ़ी इतनी ज्यादा टूट गई है। गुप्ता जी की बातें सुनने के बाद कीर्ति और केशव का मूड बुरी तरह से खराब हो गया। उन्होंने सोच लिया था कि अब उन्हें गुप्ता जी का घर खाली कर देना चाहिए। यही सोचकर कीर्ति ने कहा, ठीक है गुप्ता जी, हम नया मकान ढूंढ लेते हैं। अगर आपको हमसे इतना ही झगड़ा करना है तो हमें भी आपके घर में रहने का कोई शौक नहीं है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, बहुत देखे हैं तुम जैसे किराएदार। एक जाएगा दूसरा आएगा। भला किराएदारों की क्या कमी है? गुप्ता जी ने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था कि किराए के लिए घर खाली है। ये देखकर केशव ने उनसे कहा, अरे गुप्ता जी, इस तरह तो कोई भी आदमी आपके घर में घुस आएगा। आजकल किसी का भरोसा नहीं। घर देखने के बहाने कई बार चोर उचक्के भी घर में घुस आते हैं। आपको इस बात से क्या लेना देना? वैसे भी घर मेरा है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ किसे देना है किसे नहीं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं तो बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। 2 दिन के बाद 2 आदमी गुप्ता जी के घर आते हैं। भाई साहब, हमें किराए के लिए घर चाहिए था। हाँ हाँ, मेरा घर खाली हो रहा है, आप चाहो तो देख सकते हो। किराया कितना लेंगे भाई साहब? अब देखिए भैया, 13,000 किराया है। ठीक है, हमें मंजूर है। क्या हम आपका घर देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस कुछ दिनों में खाली हो रहा है। चलिए मैं आपको दिखा कर लाता हूँ। अरे ये क्या गुप्ता जी, आप ऐसे किसी को भी हमारे घर में नहीं ला सकते। अब तो आप खाली करके जा रहे हैं ना, तो क्या मैं नए किराएदार को अपना घर भी ना दिखाऊं? लेकिन ये काम आप हमारे जाने के बाद भी तो कर सकते हैं। अच्छा जी, तो क्या उससे पहले कोई किराएदार आए तो मैं अपना नुकसान उठाऊंगा? अरे ना ना, जो भी आदमी घर देखने आएगा मुझे उसे घर दिखाना ही है। गुप्ता जी ने जिद करके उन 2 नए लोगों को अपना घर दिखा दिया और उसके बाद उन्हें अपने घर के अंदर भी ले आए। वैसे आप यहाँ अकेले रहते हैं? आपके परिवार के लोग भी हैं क्या? नहीं, मैं अकेला नहीं रहता, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए मेरे बच्चे और पत्नी अपने गांव गए हुए हैं। तभी अचानक दूसरे आदमी ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला। हमें भी इसी मौके की तलाश थी। अब बिना आवाज निकाले जल्दी से जो भी रुपए पैसे हैं मेरे हवाले कर दो। तुम लोग घर देखने आए हो या चोरी करने? हम लोग इसी तरह घर देखने के बहाने लोगों को लूटने का काम करते हैं। समझ में आया? अब ज्यादा सवाल जवाब नहीं। घर में जो भी रुपए पैसे गए ना, जल्दी निकालो। मेरा किराएदार ठीक कह रहा था, मुझे इस तरह किसी अनजान को अपने घर में नहीं आने देना चाहिए था। तुम्हारा किराएदार क्या कह रहा था क्या नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जैसा हम कहते हैं वैसा करो, वरना। और वो दोनों लुटेरे गुप्ता जी से खूब सारे पैसे और गहने लूटकर भाग जाते हैं। शाम को जब केशव घर लौटकर आया तो उसने देखा कि गुप्ता जी अपने घर के बाहर बैठकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। काश मैंने अपने किराएदार की बात सुनी होती और इस तरह किसी अनजान को अपने घर में ना आने दिया होता। क्या हुआ गुप्ता जी, सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और 2 अनजान लोगों को घर देखने के लिए अंदर बुला लिया। मेरे सारे गहने रुपए लेकर भाग गए। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मैंने इसीलिए तो आपसे कहा था कि पैसों के लालच में आपको इस तरह किसी को भी अपने घर के अंदर नहीं आने देना चाहिए था। 13,000 ज्यादा किराए के लालच में मैं अपने पैसों से भी हाथ धो बैठा। मुझे माफ कर दो केशव, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी।
और अब से मैं तुमसे कभी किराया बढ़ाने की बात भी नहीं करूंगा। गुप्ता जी की बात सुनकर केशव समझ गया था कि उसका झगड़ालू मकान मालिक अब सुधर चुका है और शायद अब वो उससे कभी भी झगड़ा नहीं करे।